हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो कि गायत्री परिवार के द्वारा मतलब गायत्री मिशन जो है आपका उसके द्वारा आयोजित होती है, ठीक है। तो उस परीक्षा का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि देखिए जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है हर ज़िले में होती है, ठीक है। तो ये वेद माता गायत्री ट्रस्ट शांतिकुंज हरिद्वार के द्वारा ये पूरे भारतवर्ष में एग्ज़ाम कराई जाती है। तो उसी पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। ये क्लास 9th का था, ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। इसके पहले मैंने 2 पार्ट क्लास 9th के 2 पार्ट बनाए हुए हैं। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इसका तीसरा पार्ट देखेंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और ख़ासकर जो बच्चे इंटर पास कर चुके हैं, कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एसएससी, रेलवे, पीसीएस, है ना, सब में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब वहाँ सबके लिए अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, तो आप लोग इसको देखिएगा। तो पहले 2 वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मैं अपनी क्लास शुरू करूँ उसके पहले एक बार मेरे साथ साथ गायत्री मंत्र साथ साथ बोलेंगे, ठीक है। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। पहले मैं उसका अर्थ बता दे रहा हूँ, फिर उसको हम लोग एक साथ बोलेंगे। देखिए, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करे। ये इसका अर्थ है, ठीक। अब उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए अपनी कमर सीधी करके लोग बैठ जाइए आप लोग, और उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए एक बार एक स्वर में मेरे साथ गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के 2 पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, चैनल पे जा करके, मेरे प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। चलिए, आज हम लोग 101 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 100वां क्वेश्चन मैंने बता दिया था, महर्षि अरविंद का आश्रम पांडिचेरी में है, बता चुके हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देख ही चुके हैं। चलिए, आगे क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, वह पर्व जो अहिंसा का संदेश देता है पर राष्ट्रीय पर्व नहीं है। जो महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, ठीक है, उसी दिन को हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए उनके जन्मदिन पे मनाया जाता है भारतवर्ष में, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ है। आप लोग बार बार पढ़ते हैं, 2 अक्टूबर 1869 कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में, ठीक है। और आप जानते हैं महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता कराने में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है, ठीक है। और जानते ही हैं इनका जो ये महात्मा गांधी जी थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, है ना। सत्याग्रह करते थे कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी काम करवाने के लिए, आंदोलन न करके तो ये सत्याग्रह कराते थे, है ना, सत्य के लिए आग्रह करना, ठीक है। स्वदेशी के समर्थक थे, ठीक है, कि मतलब स्वदेशी अपनाइए, ठीक है। तो और सभी धर्मों को समान भाव से देखते थे, है ना। तो ये इनके बारे में। और आप जानते ही हैं, और जो महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन चलाए, कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन बहुत सारे थे। उसमें से जैसे नमक सत्याग्रह आप लोग सुनते होंगे, 1930 में चलाया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चलाया था, ठीक है। और सबसे बड़ा जो भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेज़ों के विरुद्ध कि भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है। उस आंदोलन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। 1942 में ये शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने ही दिया था, है ना। तो फिर इस क्वेश्चन का जो आंसर है, वह पर्व जो अहिंसा का संदेश देता है वो राष्ट्रीय पर्व नहीं है। वो कौन सा है आपका? जो है क्या हो जाएगा? अच्छा, लेकिन एक चीज़ इसमें एक चीज़ और दे दिया है, देखिए,
देखिए अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो डी सी तो नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे। देखिए इसने क्या कहा है क्वेश्चन, देखिए पहले, वह पर्व जो अहिंसा का संदेश देता है पर राष्ट्रीय पर्व नहीं। देखिए स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, ठीक है, ये सब तो, हाँ, तो ये सब तो आपका देखिए क्या है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर देखा जाए यहाँ पे, तो वह पर्व जो अहिंसा का संदेश देता है वह राष्ट्रीय पर्व नहीं है। तो महावीर जयंती को राष्ट्रीय पर्व नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाए, डी हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। वह पर्व जो अहिंसा का संदेश देता है पर राष्ट्रीय पर्व नहीं है। तो राष्ट्रीय पर्व गांधी जयंती जो है ये महावीर जयंती नहीं है, लेकिन गांधी जयंती 2 अक्टूबर आप जानते ही मनाया जाता है, ठीक है। अहिंसा ना अहिंसा दिवस के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता दिवस, ठीक, और गणतंत्र दिवस, ये सब राष्ट्रीय पर्व हैं, ठीक है, लेकिन महावीर जयंती नहीं। इसका आंसर फिलहाल आपका डी हो जाएगा, ठीक है। गांधी जयंती के मतलब मैं क्यों बनाया था, उन्होंने बताया, वो गांधी जी के जन्मदिन पर बनाया था, जरा मनाया जाता है ना। और स्वतंत्रता दिवस इस दिन हम स्वतंत्र हुए थे 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, ये राष्ट्रीय पर्व है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी इस दिन क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं, है ना। अच्छा, और तो लाल किला पे, है ना। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो संविधान लागू, तो उसी के हिसाब से जो है अनुसार जो है हमारे देश का शासन होता है ना। तो गणतंत्र दिवस तो 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये भी एक राष्ट्रीय पर्व है, ठीक। और गांधी जयंती गांधी जी के जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है ना। तो गांधी जी 2 अक्टूबर को दिन पैदा हुए थे, है ना, 1869 में गुजरात में, ठीक है। और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, भारत की स्वतंत्रता कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, है ना। तो इसलिए गांधी जयंती और ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है ना। 2 अक्टूबर के दिन छुट्टी भी रहती है, और जो है 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन होता है ना। तो ये सब हो जाएगा, लेकिन महावीर जो जयंती है वो राष्ट्रीय पर्व नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन कई बार होता है घुमा के पूछता है, और खासकर इस टाइप क्वेश्चन पीसीएस में घुमा के पूछता है। जो फैक्ट होता है सिर्फ सिंपल सा उसका आंसर ये होता है, वो तो सिंपल जो क्वेश्चन एसएससी रेलवे सब में पूछता है, लेकिन पीसीएस में थोड़ा सा घुमा के देता है क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चन घुमा के थोड़ा दिया है ना। तो ये पीसीएस में इस टाइप से क्वेश्चन आता है। गरबा प्रसिद्ध नृत्य है, तो गरबा आप जानते हैं ये कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में गरबा, है ना। और जो ये नृत्य है, ये जो आपका नवरात्र होता है ना, नवरात्र जो पूजा होती है 9 दिन की, देवी की आराधना होती है माता दुर्गा का, तो उसी दौरान ये गरबा नृत्य मनाया जाता है, ठीक है। तो ये गुजरात का ही फेमस नृत्य है, लेकिन अब भारत के विभिन्न राज्यों में मनाया जा रहा है, और कुछ विदेशों में भी जो है मनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, प्रभु राम के परिवार से संबंधित महिला नहीं है। तो अगर प्रभु राम की बात करें तो राम जी किसके पुत्र थे, दशरथ जी के, है ना, जानते ही आप लोग। दशरथ की 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो कौशल्या पुत्र राम थे, कौशल्या के पुत्र कौन थे, राम थे। और कैकेयी आप जानते हैं कहानी, है ना, भरत के लिए गद्दी मांगने को कर रही थी, है ना, जिनके वजह से 14 वर्ष का वनवास हुआ था भगवान राम को। तो कैकेयी के पुत्र थे भरत, ठीक है। तो इनके माता का नाम तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये सुमित्रा के पुत्र थे, ठीक है। तो कौशल्या माता तो के राम हो गए, कैकेयी के हो गए भरत, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के हो गए। ये तो उनकी माताओं का नाम हो गया। पत्नियों की नाम अगर देखा जाए तो राम जी की पत्नी का नाम जानते ही आप लोग, सीता माता पूजा करते हैं, देखते हैं, ठीक है। ये और लक्ष्मण की जो पत्नी थी उर्मिला थी, ठीक है। और भारत की मांडवी थी, ठीक है। और सुतकीर्ति थी उनकी, शत्रुघ्न की, ठीक है। और उर्वशी तो इनसे रिलेटेड है नहीं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा उर्वशी। पूछा है कौन नहीं है, तो उर्वशी हो जाएगा, ठीक है, परिवार से संबंधित नहीं है। 104 क्वेश्चन देखिए, राजहित में अपने पुत्र का बलिदान करने वाली राज्य भक्त महिला थी। राजहित में अपने पुत्र का, देखिए पन्ना थाय का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण महिला थी, ठीक है। उन्होंने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया था, ठीक है।
मतलब अपने किसके बचाने के लिए, क्योंकि पन्ना धाय जो थी धाय माँ थी, जिसे ना कहते हैं कि उनके पुत्र की जो है वो क्या करना, देखभाल करना, है ना, किसके किसके करती थी। तो जो चित्तौड़गढ़ था, ठीक है, वहाँ पे उदय सिंह जब छोटे थे, ठीक है, तो उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र को, जब छोटे थे, ठीक है, और उसी टाइम जो है मुग़ल बादशाह अकबर चित्तौड़गढ़ पे जो है हमला कर दिया था, ठीक है। तो उदय सिंह छोटे था, वो उनको मारना चाहता था, ठीक है, वंश को समाप्त करना चाहता था। तो जो धाय माँ थी, जो कि उदय सिंह की, धाय माँ मतलब कि जो उनकी देखभाल करने के लिए थी, ठीक है, धाय माँ, तो धाय माँ का भी एक बच्चा था छोटा, तो अपने बच्चे को जो है उदय सिंह के पालने में लिटा दिया और उनको उठा लिया, छिपा दिया, और जो है और उसको जो है अकबर ने मार दिया। तो ये बलिदान दिया, है ना, उनको बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि भाई चित्तौड़गढ़ के वो आगे भाई जो है राजकुमार थे, है ना, तो उनको बचाने के लिए इन्होंने अपने बच्चे का जो है बलिदान कर दिया, बेटे का बलिदान कर दिया, ठीक है, इसलिए पन्नाधाय फेमस है, ठीक है। इनकी मूर्ति बनी हुई है वहाँ पे, आप जाएंगे राजस्थान में, ठीक है। चलिए, तो पन्नाधाय समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यही लिखा है कि अपने पुत्र का बलिदान देने वाली राजभक्त, तो राजभक्ति हो गई ना ये पन्नाधाय, ठीक है। अकबर ने आक्रमण किया था, मुग़ल बादशाह था अकबर, उसको तो जो है उदय सिंह को बचाने के लिए चित्तौड़गढ़ के राजकुमार को बचाने का अपने बच्चे को सुला दिया था, छोटे थे बच्चे, ठीक है। चलिए, जो समय को नष्ट कर देता है, यह कथन है, जो समय को नष्ट कर देता है समय उसको नष्ट कर देता है, यह कथन है महात्मा गांधी जी का, ठीक है। महात्मा गांधी समय के बहुत ही पक्के थे, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि जो समय को, मतलब जो समय को नष्ट करता है समय उसको नष्ट कर देता है, इसलिए समय की कीमत को समझना चाहिए। आप सभी बच्चे हैं, समय की कीमत को समझिए। समय जब चला जाता है तो बार बार नहीं आता है। आप विद्यार्थी जीवन में हैं, आप जो है अच्छे से मन लगा के पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने राष्ट्र का भी नाम रोशन करिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। 105 हो गया। 106, जिस प्रतापी राजा के नाम से धरती को पृथ्वी कहा जाता है, जिस प्रतापी राजा के नाम से धरती को पृथ्वी कहा जाता है वो पृथु कहलाते हैं। पृथु जो थे राजा थे, ठीक है, वो उन्हें पृथ्वी का पहला राजा भी कहा जाता है, पृथु को, ठीक है। और पृथ्वी को उन्होंने उपजाऊ बनाया था और लोगों को खेती करने के लिए प्रेरित किया था, ठीक है। उपजाऊ बनाने का प्रयास किया, बनाया और लोगों को खेती करने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। उपजाऊ बनाया और खेती करने के प्रेरित किया। तो कौन है प्रतापी राजा? जिसके नाम से धरती को पृथ्वी कहा जाता है, पृथु थे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्य की रक्षा हेतु स्वयं पत्नी एवं पुत्र सहित बिक गए थे। तो अब राजा हरिश्चंद्र की कहानी आप लोग बहुत सुनते होंगे। सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र इस समय सत्य बोलते थे, ठीक है। बहुत ही सत्यवादी, न्यायप्रिय राजा थे, दानशील भी, क्योंकि दान उन्होंने सब कुछ दे दिया, दानशील राजा थे, ठीक है। और विश्वामित्र ने एक बार परीक्षा लेने के लिए गए, तो परीक्षा जब, उनकी कहानी इस टाइप से है, आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, ठीक है। तो विश्वामित्र जब परीक्षा लेने के लिए गए तो परीक्षा लिया उन्होंने, परीक्षा में फिर उन्होंने क्या मांग लिया उनसे, जो है संपत्ति मांग ली कि पूरा अपनी संपत्ति हमको दीजिए, क्योंकि वो दानशील थे, दान किसी भी ऋषि को मना नहीं करते थे, कोई भी चला जाए, ठीक है। संपत्ति मांग लिया, दे दिया। राज्य पूरा मांग लिया, राज्य दे दिया उन्होंने। मतलब समझ लिए उन्हें पत्नी और पुत्र का भी दान मांग लिया कि पत्नी और पुत्र को भी जो है दान करिए, उसका भी दान कर दिया उन्होंने, ठीक है। अपने शरीर का भी दान मांगा कि तुम अपने शरीर का भी दान करो, तो शरीर का भी उन्होंने दान दे दिया। मतलब शरीर भी दान दे दिया, मतलब कि आप नौकर बन गए एक तरीके से, अब वो सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। और ये फिर डोम का काम करने लगे, जो डोम मतलब जो सौ जलाते हैं ना घाट पे, उसका काम करने लगे, ठीक है। तो इस टाइप से कहानी है इनकी, ठीक है। पूरा सब कुछ चला जाता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो ये राजा हरिश्चंद्र के बारे में, ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है, पढ़िएगा, उससे कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए, तो
समझ में आ गया। सत्य की रक्षा हेतु स्वयं पत्नी एवं पुत्र सहित बिक गए, है ना, सब कुछ दान दीजिए एक तरीके से। वो हरिश्चंद्र थे, राजा हरिश्चंद्र। 108 क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति में ज्ञान एवं निर्णय का प्रतीक कौन है? हंस। ठीक है, हंस जो है ज्ञान का प्रतीक है और निर्णय का प्रतीक है, हंस। चलिए, प्राणायाम करने का उचित समय। देखिए, प्राणायाम सुबह उठ के करना चाहिए। ठीक है, मतलब सुबह का सबसे बेस्ट होता है। कर तो कभी भी सकते हैं, लेकिन ये सुबह का टाइम का जो होता है सबसे बेस्ट टाइम, सबसे अच्छा टाइम सूर्योदय से पहले। ठीक है, तो सूर्योदय से पूर्व का टाइम जो होता है वो प्राणायाम करने के लिए उचित समय होता है, क्योंकि उस टाइम की हवा होती है, जब सूर्य भगवान उग रहे हो या उसके पहले सूर्य भगवान, उस टाइम की पूरी शुद्ध हवा होती है। वो आप जब प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम या और दूसरे जो टाइप के विलोम आपके प्राणायाम होते हैं, तो उससे आपका जो फेफड़ा मजबूत होता है, फेफड़ा मजबूत होगा तो दूसरी चीज़ है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, इससे फिर आपका मन पढ़ने में लगता है। मतलब जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा रहेगा, है ना, अच्छे विचार, ये सब चीज़ें। इसलिए प्राणायाम किया जाता है सुबह उठ करके, है ना, हमारा मन शांत होता है। प्राणायाम करने से फेफड़ा मजबूत होता है, फेफड़ा मजबूत होगा तो पंपिंग अच्छी होगी, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छे होंगे तो आप अच्छे मतलब सोच पाएंगे, मतलब मानसिक शक्ति भी आपकी बढ़ती है ना। शारीरिक शक्ति तो बढ़ती ही बढ़ती है, बस मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए प्राणायाम का जो सबसे बेस्ट टाइम है सुबह उठ कर करना चाहिए, सूर्योदय से पूर्व, सूर्य भगवान के उगने से पहले। चलिए, ये तीसरा पार्ट है, आप लोग देखते रहिए, इसको पढ़ते रहिए। इसके 2 पार्ट जो मैंने बताया है उसको भी आप बार बार देखते रहिए, सुनते रहिए। एक बार में कोई चीज़ याद नहीं होती है, बार बार इसको याद करना पड़ता है। भगवान राम जिस देश में आज भी शिखर पुरुष माने जाते हैं, ठीक है, तो इंडोनेशिया भारत के पास ही में है, तो वहाँ पे अभी भी भगवान राम को, है ना, पूजा जाता है, बहुत ही पूजा की जाती है। लेकिन वहाँ मुस्लिम बाहुल्य है, फिर भी जो है राम जो है की पूजा की जाती है ना, वो सबसे मेन मतलब है ना। इसे लिखा है ना, शिखर पुरुष माने जाते हैं। भगवान राम जिस देश में आज भी शिखर पुरुष माने जाते हैं वह है इंडोनेशिया। भारत को न्यूक्लियर युग में ले जाने का श्रेय किसे आता है? तो इसका ऑप्शन आपका होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो वैज्ञानिक हैं, जानते ही हैं, है ना, भौतिक शास्त्री भी रहे हैं। ठीक है, भौतिक शास्त्री मतलब, ठीक है, और भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जो इन्होंने ही स्थापना की थी। ठीक है, और जो बार्क है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क बोलते हैं ना, बार्क, मैं हैंड से लिखता हूँ, थोड़ा सा एक्चुअली पेन लेना है, पेन ले लूँगा तो फिर सही रहेगा, बार्क। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, हिंदी में भाभा हो जाएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, हिंदी में ये बोलेंगे। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है, तो इसका हिंदी जब करेंगे तो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, ठीक है, या सेंटर, केंद्र, ठीक, की स्थापना इन्होंने ही किया। ठीक है, और TIFR, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR, इसको शॉर्ट में बोलते हैं TIFR। ठीक है, तो ये इन्हीं की देन है। ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, ठीक है, किसने किया? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे था फिलहाल आपका था कि भारत को न्यूक्लियर युग में ले जाने का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, चलिए, आचार्य विनोबा भावे को जिन बातों में सर्वाधिक रुचि थी, आध्यात्मिक चिंतन, तीर्थाटन, दरिद्र नारायण की सेवा, और D, A और C मतलब दोनों, बताइए कौन सा होगा? तो जो आचार्य विनोबा भावे, एक तो आध्यात्मिक चिंतन और दरिद्र नारायण की सेवा मतलब गरीबों की सेवा के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट की रचनाएं हैं, बताइए कौन सा है। आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको मैं बता भी चुका हूँ कई बार आपको। हर्षित का तो इसी पहले दूसरे पार्ट में एक दो बार क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। तो देखिए, हर्षवर्धन ने हर्षरित लिखा ही लिखा है, कादम्बरी भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी, दोनों हो जाएगा, ठीक है। सम्राट हर्षवर्धन के जो दरबार में थे कवि थे बाणभट्ट थे, और इन्हीं की जो रचनाएं हैं हर्षरित और कादम्बरी। जबकि मेघदूतम जो है किसकी है, कालिदास की है। मेघदूतम भी कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, मेघदूतम जो है कालिदास की है, मेघदूत, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिनव भारत, ठीक है। अभिनव भारत जो है किसका संस्था थी, लिखा है महाराष्ट्र में 1904 ईस्वी में। तो ये डेट भी याद कर सकते हैं, अगर डेट ना याद हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 1904 याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र में 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर जी ने, ठीक है। कहाँ पे किया था, महाराष्ट्र में। कब किया, 1904 ईस्वी में, ठीक है। किस संस्था का, अभिनव भारत का, ठीक है। किसने किया, विनायक दामोदर सावरकर। 4 क्वेश्चन एक बन सकते हैं, किससे बनाया जाए। अब पूछ ले कि विनायक दामोदर सावरकर ने किस संस्था का स्थापना किया, अभिनव भारत। उल्टा क्वेश्चन बन सकता है, किस सन में किया, 1904 ईस्वी में। कहाँ पे किया, महाराष्ट्र में किया। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसीलिए मैं इसको कई एंगल से बताने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन घुमा के भी अगर दे तो आप लोग कर ले जाएँ, ठीक है। इसीलिए जब मैं टिक कराता हूँ तो इसको जरूर ध्यान रखा करिए। चलिए, तो समझ में आ गया। विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी, ठीक है। 115 श्रीनगर जिस प्रदेश की राजधानी है, जम्मू, आप जानते ही हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर है ना, की राजधानी श्रीनगर है, ठीक है। चलिए, मणिपुर के आप जानते हैं इम्फाल है, ठीक है। मेघालय की राजधानी शिलांग है, और सिक्किम की गंगटोक, है ना। आपको राजधानियाँ तो याद हो गई होंगी, है ना, आप लोग 9th में पढ़ रहे हैं। पूरे स्टेट्स कितने हैं, कितने आपके केंद्र शासित, है ना, राज्य कितने हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, जो केंद्र से एट गवर्न होते हैं वो कितने हैं, आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। और लेटेस्ट जो कौन सा बना है ये मालूम होना चाहिए, सबसे बड़ा कौन सा राज्य है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है ना। सर्च करिएगा इस चीज़ को। मैं यहाँ क्वेश्चन बता रहा हूँ ऐसे कि एक क्वेश्चन जब यहाँ पे आया हुआ है राजधानी से, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सिक्किम आप जानते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है, ठीक है। गोवा वैसे छोटा है, सबसे छोटा उससे, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और सबसे उत्तरी, सबसे पूर्वी, दक्षिणी, इस सब क्वेश्चन बनाने के बहुत तरीके बन सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से पूछ सकता है, ठीक है। आप लोग पढ़िएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो फिलहाल जो इसमें राजधानियाँ का था, तो आपको राजधानियाँ याद होना चाहिए सभी की, ठीक है। तो मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलांग, सिक्किम, गंगटोक, ठीक है। चलिए, भाभरा 116वां क्वेश्चन देखिए। भाभरा जिस शहीद की जन्मस्थली है, भाभरा चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद की जो क्या है शहीद जन्मस्थली है, ठीक है। और ये भाभरा गांव जो पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में अलीपुर एक ज़िला है वहाँ पे, ठीक है। मध्य प्रदेश में पड़ता है भाभरा, ठीक है। तो भाभरा याद रखिए, भाभरा मध्य प्रदेश में है, और ज़िले का नाम अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, अलीपुर। चलिए, पद्मा और भागीरथी किस नदी के 2 भाग हैं, ठीक है। तो गंगा नदी, है ना, गोमुख से निकलती हैं, ठीक है। तो वहाँ से निकलती हैं भागीरथी के नाम से, ठीक है। और उसमें एक नदी और मिलती है करके बताया था मैंने आपको, है ना। तो ये गंगा नदी का ही भाग है, 2 भाग हैं, ठीक है। पद्मा और भागीरथी। गंगा नदी कहाँ बोली जाती है, आप ध्यान रखें, सर्च करिएगा, ठीक है। चलिए,
अब मैंने आपको बताया था कुछ नदियों को नाम याद होना चाहिए, नदियों के किनारे कौन कौन से ज़िले बसे हुए हैं, ठीक है, ये याद होना चाहिए, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पे फिलहाल कह रहा है कोलकाता नदी के किनारे बसा है, तो कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी बहती है, ठीक है। कलकत्ता कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो हुगली नदी के किनारे है, ठीक है, आपको मालूम होगा, ठीक है, हुगली। अच्छा, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये बनास की बात करें, बनास कहाँ पे है? बनास के नदी किस नदी किनारे है? गंगा नदी किनारे है। इलाहाबाद का है, इलाहाबाद किसके किनारे बसा हुआ है? गंगा और यमुना नदी के किनारे, क्योंकि गंगा और यमुना मिलती हैं संगम में, ठीक है। तो जो बसा है तो गंगा और यमुना नदी किनारे, ठीक है। चलिए 119वां क्वेश्चन देखिए, सेल्यूकस को किसने परास्त किया था? सेल्यूकस तो सेल्यूकस कौन था पहले तो ये मालूम होना चाहिए। परास्त तो जिसने किया बात की बात है, किसने किया? तो चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है, 302 ईस्वी में, 302 ईसा पूर्व, ईसाई के जन्म जिससे कहते हैं ना, ईसा पूर्व और ईसा बाद वाला जो होता है ना, तो ईसा पूर्व जो है ईस्वी बोलते हैं, तो ईसा मसीह के बाद वाली एक बात होती है। और ईसा पूर्व जब लिखा रहता है ना, या बिफोर BC लिखा रहता है, स्टार्ट में कहीं आप लोग पढ़ते होंगे BC, बिफोर क्राइस्ट, मतलब उनके जन्मदिन के पहले, ठीक है। तो ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, तो उनके जन्मदिन के पहले ईसा मसीह के, ठीक है। क्योंकि उन्हीं से वहीं से हम लोग की डेट सब मानी गई है, ठीक है। तो सेल्यूकस जो था, जो सिकंदर था, यूनान का राजा था सिकंदर, ठीक है, उसका सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर नाम था, ठीक है। सेल्यूकस शॉर्ट में बोलते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर जो था यूनान का राजा था उस टाइम, सिकंदर के सेनापति था, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको क्या किया था? हराया था सेल्यूकस को, ठीक है। कब हराया था? तो 302 ईसा पूर्व, 302 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है, मैंने आपको बताया है ना, ईसा मसीह जन्म से पहले 302 वर्ष पहले, ठीक है। तो याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये तो अपने जानते ही होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था सेल्यूकस को, ठीक है। सिकंदर का क्या था? सेनापति था, ठीक है, ठीक है। चलिए विक्रम संवत 120वां क्वेश्चन देखिए। विक्रम संवत, जो विक्रम संवत है को प्रारंभ किया था, किसने किया था? तो विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य ने किया था। और इन्होंने शक जो थे उनको पराजित करके 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व, ठीक है, जो शक लोग थे जो, ठीक है, जो राज्य करते थे उनको हराया था। 58 दिख रहा है, 58 ईसा पूर्व, ठीक है। तो किसने? राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था। जब पराजित किया तो वहीं से इन्होंने विक्रम संवत प्रारंभ किया, जिसको हम लोग आप कैलेंडर अभी का जो कैलेंडर आप लोग देखते होंगे उसमें लिखा था विक्रम संवत, ठीक है, वो माना जाता है, ठीक है। तो विक्रम संवत ही आपका भारतवर्ष में प्रचलित है, ठीक है। तो विक्रम संवत समझ में आ रहा है, वही विक्रम संवत है। किसने प्रारंभ किया था? राजा विक्रमादित्य ने, ठीक है। शकों को पराजित करने के बाद ही जो इन्होंने बनाया, ठीक है। और जो आप जानते हैं कि ये चंद्रमा आधारित होता है, इसमें आप लोग 12 महीने होते हैं, ठीक है, और एक महीना लगभग 29 या 30 दिन का होता है, ठीक है। जो कि इंग्लिश महीना 30 या 31 का होता है, लेकिन हिंदी महीना जो होता है विक्रम संवत जो माना जाता है चंद्रमा आधारित होता है। और उसमें 12 महीने होते हैं टोटल, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ जो भी है ना, पूरा, ठीक है। और जो महीने का जो दिन होता है लगभग 29 या 30 दिन का होता है। चलिए 121वां क्वेश्चन देखिए। सॉरी। भारतीय संस्कृति का अर्थ है आचरण की श्रेष्ठता, चिंतन की श्रेष्ठता, मन की पवित्रता या तीनों? तो हो जाएगा तीनों ही जो होती हैं। भारतीय संस्कृति का अर्थ होता है कि आचरण आपका अच्छा होना चाहिए, आचरण में श्रेष्ठता होनी चाहिए, चिंतन अच्छा होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। मन पवित्र होना चाहिए, दूसरे के लिए गलत भावना ना हो, तो मन पवित्र होना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति की पहचान है कि हम लोग सभी धर्मों का जो है क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, ठीक है।
हम लोग पशु पक्षियों में भी जीवन देखते हैं, उनका भी हम पूजा करते हैं, उनको भी साफ रखने की कोशिश करना चाहिए। हमारी ये भारतीय संस्कृति रही है ना। ठीक है, आचरण अच्छा होना चाहिए, चिंतन अच्छे होने चाहिए। हम अपने ही लिए नहीं सोचते हैं, हम राष्ट्र की एकता के लिए सोचते हैं, पशु पक्षियों जीव जंतु सबके लिए सोचते हैं, नदियों सबके लिए, है ना। चलिए, विद्यार्थियों के लिए क्या आवश्यकता है? कृपा, करुणा, दया या लगन? बताइए। लगन ना, लगन होनी चाहिए, मेहनत। आप लगन से पढ़ेंगे, मेहनत कर देंगे, है ना। आपका अंदर ये होना चाहिए कि नहीं, हमको मन लगा के पढ़ना है, हम कुछ पाएंगे, लगे रहेंगे, तो ये लगन होनी चाहिए, है ना। जब लगन हो जाएगा कि हमने अब चाहे जो कुछ है, हमको 4 घंटा पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, जब तक याद नहीं होगा तब तक पढ़ना है, तो ये लगन हो गया, है ना। तो विद्यार्थी जीवन के लिए क्या आवश्यकता है? लगन। ठीक है, इसलिए लगन ये हो जाएगा। चलिए, वर्तमान युग की सर्वोपरि आवश्यकता है, जो वर्तमान समय चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? धन चाहिए कि शरीर बल, चरित्र बल या बाहुबल? भाई धन अगर आपको आ गया, धन तो चला भी जा सकता है ना। ठीक है, शरीर बल, शरीर जो है आज बलिष्ठ है, कल बीमारी हो जाए तो सब चला जाएगा। ठीक, और बाहुबल वही मतलब बाजुओं के बल, मतलब मेहनत से आप बहुत कुछ पा गए, है ना। लेकिन चरित्र जो है एक बार चला जाता है तो फिर नहीं मिलता होता है ना। तो इसलिए चरित्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए। चरित्र जो है भगवान पुरुषोत्तम राम की तरह चरित्र होना चाहिए, है ना। उनके गुण क्या थे, तो वो जो चरित्र था उनका, वो गुण हम लोग सभी में होना चाहिए। तो वर्तमान समय में चरित्र ही सबसे सर्वोपरि आवश्यकता है। ठीक है, बात चरित्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए, ईश्वर में विश्वास और उसकी उपासना का भाव, है। आस्तिक या नास्तिक होते हैं ना, भगवान को मानने वाले आस्तिक होते हैं, ये होगा आस्तिकता, है ना। वही लिखा है ना, ईश्वर में इस विश्वास और इसकी उपासना का भाव कहलाता है आस्तिकता। आस्तिक होना, है ना, वही चीज़ ईश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ईश्वर विराजमान है, कहाँ पे है? सर्वत्र है, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में। तो कहते हैं ना भगवान तो हर जगह पे है, हर जगह पे है, तो वो हर जगह में कहाँ कहाँ हो सकता है? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, वन के अंदर, शरीर के अंदर, पेड़ में, हर जगह विद्यमान है। तो इसलिए सर्वत्र, हर जगह पे, है ना। चलिए, मानसिक तनाव से मुक्ति का उपचार है, बताइए। मानसिक तनाव, दर्द निवारक दवाइयाँ, ध्यान, योग, नशीले पदार्थ, शराब का सेवन। बताइए किससे मानसिक तनाव दूर होगा, किस चीज़ से? तो ध्यान अगर आप करते हैं, योगा करते हैं, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, ध्यान, योग और प्राणायाम, ये तीनों ही कॉम्बिनेशन जो है मानसिक तनाव से मुक्ति का उपचार है। ठीक है, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए यही इसकी दवाई समझ लीजिए एक तरीके से। ठीक है, क्या चीज़ करना? योगा करिए, है ना, योगा करिए, प्राणायाम करिए और ध्यान करिए। चलिए, हमारे स्वस्थ जीवन की आधारशिला है, बताइए। तो स्वस्थ जीवन कैसे रहेगा, क्या करना चाहिए? देखा है प्रातः जागरण, हाँ पर बिल्कुल सुबह उठ जाना चाहिए। प्रातः मतलब सूर्योदय से पहले। ठीक, उषापान, उठते ही पानी पीना, है ना। उषापान मतलब कुछ बिना खाए पिए ही पानी पी लेना, ये। और प्रातः वायु सेवन मतलब प्राणायाम करना, ये सब चीज़ें, है ना। तो ये तीनों ही चीज़ें हो जाएंगी आपकी, क्या हो जाएंगी? ABC, है ना। स्वस्थ अगर रहना है आप लोगों को बेटा, सभी बच्चों को, तो सुबह कोशिश करिए जल्दी उठिए और रात में जल्दी सो जाइए। 9:30-10 तक सो जाइए और सुबह 4 बजे उठ जाइए। ठीक है, उठते ही पृथ्वी माता को प्रणाम करिए। और उसके पहले एक काम और कर सकते हैं कि आप बिस्तर में बैठे बैठे ही 4-5 बार गायत्री मंत्र पढ़िए, कमर सीधी करके। फिर पृथ्वी माता को प्रणाम करिए, फिर अपने बड़े जो आपके घर में हैं, माता पिता, दादा दादी, ठीक है, उनको प्रणाम करिए। ठीक है, उसके प्राणायाम करने के बाद तुरंत पानी पीजिए, गर्म पानी। और उसके बाद जो फ्रेश होते हैं, लेटरिन बाथरूम जो भी है आपका, ये सब करिए। ठीक है, उसके बाद जो आपका फिर उस जो है प्राणायाम वगैरह, थोड़ा कसरत के लिए टाइम निकालना चाहिए, 15 से 20 मिनट। थोड़ा शरीर जो है अच्छा रहता है, इसलिए स्वस्थ शरीर जरूरी है ना। तो जो है थोड़ी देर प्रज्ञा योग जिसे बोलते हैं, गायत्री मिशन में योग जो इसको कसरत को बोलते हैं प्रज्ञा योग। ठीक है, तो प्रज्ञा योग करिए और उसके बाद
नहाने धोने के बाद थोड़ी देर पूजा भी करना चाहिए 5 मिनट, जिससे आपका मन एकाग्र हो, ठीक है। और पढ़ने बैठ जाइए, सब चीज़ें, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, प्रातः जागरण उषापान मतलब उठते ही जो पानी पीते हैं बिना कुछ खाए पिए उसे उषापान बोला जाता है। और प्रातः वायु सेवन अर्थात जो टहलना, सुबह टहल सकते हैं या प्राणायाम कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। सच्ची संपत्ति है, 128वां क्वेश्चन देखिए। सच्ची संपत्ति है, अगर आपके अंदर अच्छे गुण आ गए तो इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है, ठीक है। तो सबसे अगर आप अच्छे गुण हैं तो आप हर जगह पूजे जाएंगे, ठीक है। सद्गुण, तो सद्गुण जो है अच्छी संपत्ति है। चलिए 129 क्वेश्चन देख लीजिए। पर्यावरण प्रदूषण के परिणाम समूची मानवता के लिए क्या है, बताइए। पर्यावरण प्रदूषण के परिणाम समूची मानवता के लिए क्या है। प्रदूषण करेंगे तो क्या खतरे की घंटी है, काफ़ी महंगे साबित हो सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, और तो तीनों हो जाएगा, है ना। पर्यावरण अगर प्रदूषित हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, हो ही रहा है, तो इसका परिणाम क्या होगा, एक खतरे की घंटी ही है ना। काफ़ी महंगा साबित होगा भविष्य में, बहुत बीमार पड़ेंगे और सब और बीमारियाँ फैलेंगी, है ना। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तो ये तीनों ही हो जाएगा, ठीक है। 130 क्वेश्चन देखिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो ये तो बचपन से छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, है ना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, बताइए जल्दी से। चलिए अपने बोलेंगे है नहीं, चलिए मोर, ठीक है। अच्छा राष्ट्रीय अच्छा जब ये बात आ ही गई तो 2-3 आपसे पूछता हूँ, आप लोग सोचिएगा, मैं आंसर बताऊँगा, ठीक है। मैं थोड़ी देर रुकूँगा कि आप लोग सोचने का टाइम मिल जाए, ठीक है। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय वृक्ष अगर बात करें तब बरगद, वट वृक्ष जिसे बोलते हैं बरगद को, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो गया। राष्ट्रीय फल की बात करें तो बताइए क्या होगा, आम हो जाएगा। राष्ट्रीय फूल कमल होगा। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी हो जाएगी, ठीक है। राष्ट्रीय पशु भी आप लोग पढ़ते हैं, बाघ हो गया, ठीक है। पक्षी मैंने बता ही दिया आपको, मोर, ठीक है। अगर जल की बात नदी की बात करें तो राष्ट्रीय नदी गंगा नदी हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तिरंगा झंडा, है ना। और राष्ट्रीय गीत जनगण मन हो जाएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। तो यहाँ एक चीज़ कहा है, दिमाग पूछ सकता है, इसीलिए मैंने बता दिया, ठीक है। इसके अलावा भी आपको कुछ और चीज़ मिलता है, पढ़ते रहिए। मैं इसके बाद एक वीडियो उस टाइप से बनाऊंगा बाद में, जो आपके बेसिक्स से पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे। तो जब भी मेरा ये सब ये भारतीय संस्कृति वाला हो जाएगा, उसके बाद मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वृक्षों का काम क्या है, 131 वृक्षों का काम विषैली गैस को पीना, ऑक्सीजन छोड़ना, है ना। विषैली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है ना, वही चीज़, विषैली गैस को पीना, ऑक्सीजन छोड़ना और श्वास संवर्धन में सहायक होना। तो तीनों ही हो जाएगा, जानते ही हैं, क्योंकि वृक्ष हमारा जड़ी बूटियाँ देता है, ईंधन देता है, सब कुछ देता है, तो सब स्वास्थ्य संवर्धन में सहायक हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन दे ही रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं, जलाते हैं कुछ कहीं से भी, जो भी चीज़ें हैं, तो वो सब उसको लेता है वो। तो वृक्ष इसलिए तीनों ही काम करता है ना। विषैली गैस को पीता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, स्वस्थ संवर्धन में सहायक है। चलिए, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार आने वाले समय का धर्म होगा, धर्म, है ना, क्या होगा। तो वो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की बात करते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो कि गायत्री मिशन के संस्थापक हैं, जो इसका गायत्री मिशन का जो मेन केंद्र है शांति कुंज हरिद्वार, ठीक है, उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ पे इसका जो केंद्र है गायत्री मिशन का, ठीक है। तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो गुरु जी हैं, उनके सब मतलब वो जो है उन्हीं के अनुसार जो है लोग कार्य करते हैं, गायत्री मिशन के लोग, ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी के अनुसार आने वाला जो समय जो धर्म होगा वो कैसा होगा, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, ठीक है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 3200 लगभग जो है 3200 से अधिक किताबें जो है उन्होंने लिखी हैं, ठीक है। बहुत सारे जो पुराणों के भाष्य इन्होंने किया है,
ठीक है, उपनिषदों के भाष्य किए हैं। इनको आप लोग पढ़िए अगर टाइम मिले। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। बहुत सारे जो आप धर्माचार्य वगैरह जानते हैं इन्हीं से प्रेरित हैं। ठीक है, इनके विचारों को अपने धर्म के माध्यम से बोलते हैं। ठीक है, पंडित श्री राम शर्माचार्य। ठीक है, तो इनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम होगा, है ना। चलिए, आध्यात्मिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? आध्यात्मिक, है ना। आध्यात्मिक मतलब जो अध्यात्म से जोड़ने के लिए कौन होता है? सदगुरु, है ना। जो पंडित श्री राम शर्माचार्य को सदगुरु की उपाधि भी प्राप्त है ना। पंडित श्री राम शर्माचार्य जी सदगुरु हैं। ठीक है, तो आध्यात्मिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं सदगुरु होते हैं। पिताजी तो होते ही हैं, पिताजी होते हैं, लेकिन जो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं सदगुरु होते हैं। चलिए, स्वस्थ 134। ठीक है, स्वस्थ वे रहते हैं जो होते हैं संयमी, सदाचारी, मिताहारी। बताइए आपके हिसाब से क्या होगा आंसर? संयमी, सदाचार और मिताहारी। मतलब जितनी जरूरत है उतना ही भोजन करें। मिताहारी, सदाचारी, अच्छे आचरण वाले, और संयमी, किसी चीज़ के लिए अधीर ना हो जाए। कोई चीज़ जैसे कहते हैं ना, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आपने किया तुरंत उसका रिप्लाई ना आए, है ना। संयम रखिए। मतलब एक मैंने एग्जाम्पल बताया, संयम आपके पास होना चाहिए। भगवान राम में संयम था। ठीक है, तो संयमी होना चाहिए व्यक्ति को, और सदाचारी होना चाहिए, अच्छे विचार वाला होना चाहिए, अच्छे आचरण वाला होना चाहिए। मिताहारी मतलब ज़्यादा भोजन नहीं, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही करें। ठीक है, ये मिताहारी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होने चाहिए। ठीक है, स्वस्थ वे रहते हैं जो होते हैं संयमी, सदाचारी, मिताहारी। चलिए, परोपकार हेतु श्रेष्ठ त्याग किया। परोपकार दूसरों के लिए, है ना, दूसरों के लिए जो कार्य करें, ये तो श्रेष्ठ कार्य किसने किया? तो आपने सुना होगा दधीची ऋषि जो थे। ठीक है, तो दधीची ऋषि ने अपने हड्डियों का दान कर दिया था। किसके लिए? मानव के कल्याण के लिए। ठीक है, उन्होंने अपने शरीर का ध्यान क्या कर दिया? दान कर दिया। ठीक है, क्या हुआ था कि इंद्र जी थे, तो उनके पे राक्षसों ने अटैक कर दिया था। और ठीक है, तो राक्षसों का वध करने के लिए, ठीक है, सिंहासन हड़प लिया था। ठीक है, और जो इंद्र देवता थे, है ना, तो इंद्र देवता ने दधीची से अपने हड्डी का, मतलब आपने कहा कि आप अपने हड्डी का ध्यान करिए, तो उन्होंने जो है दधीची जो है ऋषि जो थे वो मतलब मर गए, मतलब अपने शरीर त्याग कर दिया। मर क्या गया? शरीर का त्याग कर दिया, और उनकी हड्डियों से जो है वज्र बना। वज्र जो देखते होंगे इंद्र जी के हाथ में रहता है ना, वो बना। उसी से असुरों का संहार हुआ। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन बना है, परोपकार हेतु श्रेष्ठ त्याग किया दधीची। ठीक है, उन्होंने अस्थियों का दान कर दिया था वज्र बनाने के लिए। वज्र जानते हैं, इंद्र देवता के हाथ में रहता है। चलिए, 136 क्वेश्चन है, जिन्हें भारत को राष्ट्र के रूप में संगठित करने हेतु उदीयमान प्रतिभा की आवश्यकता थी। तो इसका आंसर आप देखिए क्या होगा। जो चाणक्य थे, चाणक्य, है ना, वो चाहते थे जिन्हें भारत को राष्ट्र के रूप में संगठित करने हेतु उदीयमान प्रतिभा की आवश्यकता थी। ठीक है, तो इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को जो है राजा बनाया था, नंद वंश का नाश करके, और इन्होंने बनाया था, है ना, चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य बोलते हैं, चाणक्य को ही, है ना, नाम उन्हीं का नाम कौटिल्य है। ठीक है, तो चाणक्य ने ही जो है भारत को राष्ट्र के रूप में संगठित करने हेतु उदीयमान प्रतिभा की आवश्यकता थी। और वो जो प्रतिभा किसमें मिली थी? चंद्रगुप्त मौर्य में। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बनाया, और उन्होंने पूरे जो अभी भारत को पूरा एकीकरण किया, मतलब सबको जो है जितने उस तरह के राजा थे उनको पराजित करके। ठीक है, तो मतलब जो मौर्य काल का जो शासन था, वो जो वर्तमान का भारत देखते थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान लेकर के वो दूर तक का उनका शासन था। ठीक है, चलिए, सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या होता है? प्रायश्चित करना, बताइए। अपनी भूल को स्वीकार करना ही तो सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। आपने कोई भूल किया किसी को, जैसे जिसके लिए आपको गिल्टी फील हो, है ना, तो उस गलती को मान लेना, अपनी भूल को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा
प्रायश्चित होता है। चलिए, कुंती पुत्र जो महाभारत युद्ध में योद्धा थे। तो कुंती के तो 4 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ठीक है, तो ये सभी महाभारत के युद्ध के योद्धा थे, युद्ध लड़े थे, है ना। तो इसमें फिलहाल दिया है ऑप्शन ए, बी, सी, तीनों होना चाहिए था। फिलहाल यहाँ पे लगा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, तो इसके ऑप्शन के हिसाब से ए और बी दोनों हो जाएगा। वैसे इसमें सी भी होना चाहिए था। ठीक है, कुंती पुत्र जो महाभारत युद्ध के योद्धा थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। ठीक, नकुल, सहदेव भी युद्ध लड़ाए थे, वो भी होंगे। चलिए, एम विश्वेश्वरैया कौन थे, हाँ, ये रचना कौन सी है? देखिए, ये मैंने बताया था कि जो आपको बता भी चुके हैं सर कि विश्वेश्वरैया जी जो है भारत के पहले इंजीनियर माने जाते हैं। ठीक है, सिविल इंजीनियर थे। इन्होंने बड़े बड़े डैम्स बनाए, कृष्णा सागर डैम, है ना, बांध जो बनाए। ठीक है, इसके अलावा और छोटे छोटे बहुत सारे बांध बनाए। ठीक है, और बहुत सारे काम की समय के बहुत बड़े पाबंद थे, है ना, समय से मतलब हर कार्य करते थे। ठीक है, और इनकी जो बुक है रिकॉन्स्ट्रक्टिंग इंडिया, ठीक, एक ये है, और प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, तो ये दोनों ही बुक इन्हीं की है, रचना है। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, और इनके जन्मदिन पे 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, अभियंता दिवस। ठीक है, इंजीनियर्स डे इन्हीं के जन्मदिन के लिए उसमें। ठीक है, मैसूर इधर पड़ता है। ठीक है, चलिए, मैसूर में थे ये। 140वां क्वेश्चन देख लीजिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जिस युद्ध के समय घायलों की सेवा कर ख्याति प्राप्त की, है ना, जब उस टाइम घायल हुए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, जिस कोई युद्ध हुआ था, तो उसको कौन सा युद्ध था? ठीक है, इस युद्ध में घायलों की सेवा करके ख्याति प्राप्त की। ठीक है, तो पहले आपको बता दें, फिलहाल आंसर बता दे रहे हैं, क्रीमिया युद्ध हुआ था। ठीक है, क्रीमिया युद्ध एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो रूसी साम्राज्य था, ठीक है, रूस और ब्रिटेन, फ्रांस, सर्डेनिया, हाँ, मतलब रूस एक तरफ था, रूसी साम्राज्य, रूसी एक तरफ था रूस, दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, सर्डेनिया, ऑटोमन साम्राज्य के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसमें रूस हार गया था। ठीक है, तो उस टाइम में जो घायल हो रहे थे, भाई, है ना, उस टाइम में जो नर्स थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये नर्स थी। ठीक है, तो इन्होंने घायलों को जो है मतलब सैनिकों की जो देखभाल की थी, है ना, दवाई वगैरह की जो है देखभाल की। ठीक है, और उनके लिए जो घायल होते उनके लिए अस्पताल की जो है, सैनिकों के लिए अस्पताल की जो है स्थापना भी की थी। ठीक है, इसीलिए वो फेमस है। तो वो क्रीमिया युद्ध था, क्रीमिया युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये 1853 के आसपास हुआ था, 1853 से 1856 तक, 1853 से लेकर के 56 तक हुआ था। ठीक है, 56 तक हुआ था, 56 तक रूस और ऑटोमन साम्राज्य के साथ और लोग थे, ब्रिटेन, फ्रांस, सर्डेनिया। ठीक है, उन्हीं के बीच में ये हुआ था। चलिए, भारत कोकिला के नाम से कौन फेमस है, बताइए। चलिए, भारत कोकिला किसे कहा जाता है, बताइए। आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, सोचिए। सरोजिनी नायडू। ठीक है, जो कवित्री, कवि तो जो पुरुष होते हैं कवि बोलते हैं, और जो स्त्रियां होंगी तो कवि में कवित्री बोलेंगे। कवियत्री, लेखिका भी थी, और स्वतंत्रता संग्राम में जो है भाग भी लिया था, स्वतंत्रता सेनानी भी थी। हाँ, ठीक है, तो और इनका भाषण के लिए भी देती थी, इसीलिए इनको भारत के कोकिला करें, और बहुत सुंदर सुंदर कविताएं भी लिखती थी, है ना, इसी वजह से इनको कहा जाता है भारत कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। किसको? सरोजिनी नायडू। ठीक है, 142 द सीक्रेट बुक ऑफ ईस्ट, जो कि पश्चिमी जगत को भारतीय संस्कृति दिग्दर्शन कराती है, के लेखक हैं। तो इसके आंसर मैक्स मूलर होगा। ठीक है, द सीक्रेट बुक ऑफ ईस्ट, जो कि पश्चिमी जगत को भारतीय संस्कृति का दिग्दर्शन कराती है,
ठीक है, मैक्स मूलर। ठीक है, रज़्मनामा, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुत से कंपटीशन में पूछा है रज़्मनामा। फारसी भाषा में जिस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है तो महाभारत का अनुवाद है रज़्मनामा। ये तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, फैक्ट। ठीक है, किस भाषा में, पहले तो ये रज़्मनामा फारसी भाषा, एक तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, किसका अनुवाद है, महाभारत का है। ठीक है, और किसने किया और कब किया, कब तो नहीं पूछेगा लेकिन किसने किया, अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल अकबर के दरबार में थे, अकबर के दरबारी कह सकते हैं। ठीक है, अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल की रचना है रज़्मनामा। ठीक है, तो रज़्मनामा महाभारत का भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है, किस भाषा में, फारसी में। किसने किया, अबुल फजल ने। ठीक है, किसके दरबार में थे अबुल फजल, अकबर के। ठीक है, अबुल फजल। ठीक है, इन्होंने किया था, किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 144, संपूर्ण भारत वर्ष को सांस्कृतिक रूप से संगठित करने हेतु चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापना किया। तो आप जानते हैं शंकराचार्य जी का नाम सुने होंगे, है ना। तो आदि शंकराचार्य जी ने जो भारतवर्ष के चारों कोने हैं, है ना, मतलब 4 जगह पे उन्होंने क्या किया, 4 दिशाओं में। ठीक है, 4 मठों का, पीठों का स्थापना किया। ठीक है, तो वही पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि संपूर्ण भारतवर्ष को सांस्कृतिक रूप से संगठित करने हेतु 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की। किसने किया, आदि शंकराचार्य ने। अब एक तो एक क्वेश्चन में 4 पीठों की स्थापना किसने की, आदि शंकराचार्य ने। अब पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, कहाँ कहाँ पे किया। ठीक है, या उसका नाम क्या है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, या दे देगा चार्ट दे देगा, मिलाने के लिए दे सकता है पीसेस में, ये आया हुआ है पीसेस में क्वेश्चन। और छोटे छोटे रेलवे वगैरह में तो आता ही रहता है, सर रेलवे, SSC, है ना, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, टीचर वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आता है। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके से याद करें, जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए पूरब में मान लीजिए, पूर्व हो गया, पूर्व में पुरी, पूर्व से याद कर लीजिए पुरी मठ। ठीक है, पूर्व से पुरी मठ है उड़ीसा में। भारत के मैप में अगर आप देखेंगे तो पूरब में इधर उड़ीसा पड़ता है। ठीक है, और भी हैं लेकिन पूरब में जो है पुरी है। ठीक है, पूरब में पुरी में एक मठ स्थापित किया। ठीक है, पूरब में तो और सारे स्टेट भी हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है इन्होंने पुरी में किया, पूरब दिशा में पुरी में। पुरी कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। पुरी मठ हो गया कहाँ पे, उड़ीसा। पश्चिम में आप सुनते होंगे गुजरात में द्वारिकाधीश, है द्वारिकाधीश जी का, कृष्ण भगवान की, है ना। पश्चिम तो पश्चिम पड़ता है गुजरात। ठीक है, तो पश्चिम में द्वारिकाधीश, पूर्व में हो गया पुरी, पश्चिम में हो गया पुरी। आप जानते हैं कहाँ पे, पुरी जो आपने रथ यात्रा सुना है ना, उड़ीसा में ही है। ठीक है, और तो पश्चिम में क्या है, द्वारिका। ठीक है, पश्चिम ये कहाँ पे, गुजरात में हो गया। उत्तर में ज्योति जलती रहती है, देखते हैं ना, कहते हैं ना उत्तर में हिमालय है, तो समझ लिया ज्योतिर्मठ। उत्तर ऐसे याद करेंगे, मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का। ठीक है, ज्योतिर्मठ ये उत्तराखंड में है, और दक्षिण में आपका श्रृंगेरी मठ है जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, मैंने आपको बताया पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब में पुरी जो कि उड़ीसा, ऐसे याद रखिए, पूरब में पुरी उड़ीसा। ठीक, पश्चिम में द्वारिका गुजरात। ठीक, उत्तर में ज्योति, तो ज्योतिर्मठ हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में कौन सा है, श्रृंगेरी मठ। ये चारों मठ हैं, चारों मठ का नाम याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3 सही दे देगा, 1 गलत कर देगा, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बनाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको चारों बार बताया है। एक बार जल्दी से और बोल दे रहा हूँ, पुरी मठ पूरब में उड़ीसा में, पश्चिम में द्वारिका गुजरात, जो मैंने बताया आपको उत्तर में ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में, और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ कर्नाटका में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। महापुरुष और जिस राज्य में उनका जन्म हुआ, जो इसमें युग बेमेल है, जो मेल नहीं है, वो बताना है। जैसे गुरु नानक देव तो पंजाब में आप जानते ही हैं। ठीक है, सही है। और आदि शंकराचार्य ये केरल, हाँ तो ये भी सही है। ठीक है, केरल में। ठीक है, ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में हुए थे। अच्छा, यहाँ मध्य प्रदेश लिखा तो यही गलत हो गया। ठीक है, ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र, तो सी गलत है आपका आंसर। और नरहरि मेहता गुजरात।
तो ये चार ऑप्शन सही हैं, 3 ऑप्शन, एक ही ऑप्शन गलत था, जो है कौन सा है, सी वाला। तो ज्ञान स्तर का जो होगा हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए, जन गण मन को राष्ट्रगान घोषित किया गया था, किसके द्वारा घोषित किया गया था, संविधान सभा द्वारा। तो ये डेट भी बहुत कई बार पूछा एग्जाम में, पीसीएस में भी आ चुका है क्वेश्चन, और एसएससी जीडी वगैरह में तो एसएससी वगैरह में पूछा है, रेलवे में, ठीक है, ऐसा में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, क्या संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान घोषित किया था। चलिए, 147 देश का नागरिक पद्म पुरस्कार, है ना। तो पद्म पुरस्कार जानते हैं ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, तो ये सब हो गए ना, ये सब हैं। तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, तो ये तीनों ही आपके पद्म पुरस्कार कहलाते हैं, ठीक है। और भारत का सर्वोच्च जो सम्मान होता है वो भारत रत्न होता है, ठीक है। और भारत रत्न दिया जाता है किसमें, विज्ञान साहित्य कला, है ना, विज्ञान साहित्य कला सार्वजनिक सेवा के लिए दिया जाता है भारत रत्न, ठीक है। और यहाँ पे जो पूछा है पद्म पुरस्कार, तो ये पद्म भूषण, सबसे पहले पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। और सर्वोच्च सम्मान मैंने को बताया ही है भारत का, क्या, भारत रत्न। चलिए 3 क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। गालियों का उत्तर मौन है और गालियों का उत्तर गाली मूर्ख ही देते हैं, यह कथन किसके कथन है, किसका है, मतलब ये गालियों का उत्तर मौन है और गालियों का उत्तर गाली मूर्ख ही देते हैं, ये मुंशी प्रेमचंद्र का स्टेटमेंट, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र। चलिए, मातृवत पर दारेसु का महान आदर्श जिनके जीवन में मिलता है, मातृवत पर दारेसु, ये आपका पांडुपुत्र अर्जुन और छत्रपति शिवाजी, ठीक है, मातृवत पर दारेसु, ठीक है। इसका जो अर्थ होगा, मतलब को लग रहा है, मतलब पत्नियों को माता की तरह मानना, या इससे, ठीक है। तो वही कह रहा है, मातृवत पर दारेसु का महान आदर्श जिनके जीवन में मिलता है वो पांडुपुत्र अर्जुन और छत्रपति शिवाजी, तो ये भी दोनों हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की स्थापनाएं हैं, तो शांति निकेतन जो है इनकी स्थापना है, ठीक है, बहुत फेमस है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, आप जानते ही हैं। और बंगाली कवि हैं ये, है ना, लेखक भी, दार्शनिक भी, ठीक है। और सबसे फेमस तो 1913 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना। इनकी रचनाएं जानते हैं, गीतांजलि बहुत फेमस है, ठीक है, तो गीतांजलि इनकी बहुत फेमस है। और एक स्थापना इन्होंने जो ये किया, शांति निकेतन, है ना, ठीक है। चलिए, तो और भी जो इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय का भी इन्होंने जो है स्थापना किया, शिक्षा सदन, भारतीय संस्कृति सोसाइटी के, ये सब किया है ना। फिलहाल जो सबसे इम्पोर्टेंट था, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जो स्थापना थी शांति निकेतन, यानी कि एक रचना याद कर लीजिए, गीतांजलि, ठीक है, कविता संग्रह है गीतांजलि, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इनसे रिलेटेड एक जो मैंने बताया 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ये भी याद करिएगा, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ लेगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, और आज मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। आज आपका जो 150 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो गया है, 3 पार्ट में मैंने इसको कंप्लीट किया है, 50-50 के 3 पार्ट में, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग इसके पहले के 2 पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जा करके मेरे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के नाम से होगा, वहाँ पे आप क्लिक करिएगा फोल्डर पे, और उस पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। ये क्लास 9th का है, इसके अलावा मैंने 6, 5, 6, 7 और 8 के वीडियो भी डाल दिया है, उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी क्लास के बच्चे हों इसको देख सकते हैं, इवन आप इंटर पास कर चुके हैं, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीएससी कर रहा हो या कोई कंपटीशन दे रहे हैं पीसीएस, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी लोग इसको देखिएगा,
ठीक है। चलिए, अगर कोई मिस्टेक हो गई हो बाई चांस तो मुझे क्षमा करिएगा, मैंने वैसे आपको ऑथेंटिक जानकारी ही दी है, ठीक है। और चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।